सो हे वन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ एसएससी एमटीएस 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का महाभारी सीरीज लेकर आई हूँ गाइज। और आज का हमारा जो सीरीज है वो हमारा सीरीज 1 है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और गाइज मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगी, एंड कोशिश आप लोग यही करिएगा कि जितनी भी सारी चीजें आपकी जो क्लियर आउट नहीं है उसको नोट करिए एंड उसका रिवीजन करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो गाइस चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किसे अनुवांशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में जो है ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है, ऑटो हैन को जाना जाता है, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। अनुवांशिकी का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा इन्होंने इन्होंने जो है क्या किया था, मटर के पौधे का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। सबसे पहले इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मटर के पौधों का प्रयोग करके बताया था क्या, प्रयोग करके प्रयोग करके इन्होंने बताया था कि जो लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाते हैं, ठीक है। प्रयोग करके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा इसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया था, तो इन्होंने जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है guys? इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्होंने 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो इन्होंने 3 नियम कौन कौन से दिए थे, तो ये नियम याद रखिएगा। पहला नियम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या था गाइस, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। उसके अलावा दूसरा नियम इन्होंने किसके दिया था, पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रेशन, पृथक पृथक्करण का नियम, ठीक है। उसके अलावा जो है इन्होंने तीसरा नियम कौन सा दिया था गाइस, तीसरा नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो इन्होंने 3 नियम दिया था, तो यहाँ पे तीनों नियम को क्लेरिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। जैसे कि पहला जो नियम है आपका प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिफेंस, इसमें क्या किया गया, डोमिनेंस, सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें क्या किया कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जो है शुद्ध पौधे का संक्रमण किया जाता है, तो क्या होता है कि ये जो है पीढ़ी को केवल प्रभावी लक्षण को दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरा नियम इनका कौन सा था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इसमें क्या था कि इसमें कि जब जो जीमेट्स बनते हैं ना, तो जीन के जो है जोड़े जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक युग्म जो होते हैं एक ही ये बनाता है, ठीक है, एलील बनाता है। और जो है आपका तीसरा जो है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, इसमें क्या है कि जब दो या दो से अधिक लक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग होकर जो है अगली पीढ़ी बनाते, ठीक है ना। तो ये 3 नियम इन्होंने दिया था। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम, ये तीनों नियम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि मेंडल ने जो है तो ये 7 लक्षणों पे इन्होंने केंद्रित किया था, ठीक है। याद रखिएगा इन्होंने 7 लक्षणों पर केंद्रित किया था। और कौन कौन से लक्षणों पे इन्होंने केंद्रित किया है ये भी याद रखिएगा। तो 7 लक्षणों पे केंद्रित किया था, जिसमें से पहला लक्षण आपको याद रखना है बीज का रंग, बीज का रंग पहला लक्षण, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या था गाइस, बीज का आकार,
बीज का आकार, आकार। उसके बाद जो है तीसरा लक्षण कौन सा था? फूल का रंग, फूल का रंग, ठीक है। इसके अलावा चौथा लक्षण कौन सा था? चौथा था गाइस फूल की स्थिति, फूल की स्थिति। पांचवा लक्षण कौन सा था गाइस? पांचवा लक्षण था फलियों का रंग, फलियों का रंग, ठीक है। उसके बाद जो है ये छठा क्या था गाइस? फलियों का रंग था। और ये था फलियों का आकार। और सातवां लक्षण कौन सा था गाइस? सातवां लक्षण था पौधे की ऊंचाई, पौधों की ऊंचाई। तो ये टोटल 7 लक्षणों पे इन्होंने जो है केंद्रित किया था। ये 7 लक्षण आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मेंडल से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आ जाते गाइस, तो और भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है गाइस याद रखिएगा, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की, जो कि पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है ना। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज, खोज कब की थी गाइस? याद रखिएगा 1900, 1928, 1928 में की, ठीक है। और ये पहला एंटीबायोटिक था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाते हैं गाइस, याद रखिएगा ऑटोहैन, ठीक है ना। ऑटोहैन के बारे में क्या याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा ऑटोहैन जो थे, इन्होंने जो है किसकी खोज की थी गाइस? तो याद रखिएगा परमाणु नाभिक का विखंडन का जो है, यानी कि परमाणु विखंडन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन का खोज जो है ये किसने किया था? ऑटोहैन ने। तो याद रखिएगा परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन की खोज की थी। और इन्होंने परमाणु विखंडन की खोज कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा 1900, 1938 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है, परमाणु विखंडन की। इसके अलावा इन्हीं से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इन्होंने जो है, इनको जो है क्या कहा जाता है गाइस? तो परमाणु रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, परमाणु रसायन का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें नोबेल पुरस्कार से कब? 1944 में, 1944 में जो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा लास्ट अब आपका बच जाता है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के जो है इन्होंने किसकी खोज की थी गाइस? इनको किसका जनक माना जाता है? तो इन्हें जो माना जाता है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जनक माना जाता है, यानी कि क्रम विकास का सिद्धांत का जनक, क्रम विकास के सिद्धांत का जनक, सिद्धांत, सिद्धांत का जनक, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तो कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ था? टेलीफोन, टेलीस्कोप, टेलीग्राफ या फिर टेलीटाइप। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ये चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन का आविष्कार कब कब हुआ है, उसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है टेलीफोन, ठीक है ना। तो टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था गाइस? इसका आविष्कार हुआ था 1876 में, 1876 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आविष्कार कब हुआ था गाइस? तो इसका आविष्कार हुआ था 1608 में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गाइस टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था 1830 में, ठीक है। और उसके बाद टेलीटाइप की अगर मैं बात करूं तो इसका आविष्कार हुआ था 1900 में,
तो अब यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ। तो पहले कौन सा हुआ 1608 में, यानी कि टेलीस्कोप सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम टेलीस्कोप के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेलीस्कोप के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको टेलीस्कोप के बारे में याद रखना है कि ये जो है इसका आकार कैसा होता है गाइस। अगर मैं आकार की बात करूं, आकार, तो टेलीस्कोप का आकार कैसा होता है, ट्यूब के आकार का होता है। ठीक है ना, ट्यूब के ट्यूब के आकार का होता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इसमें जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या करता है। इसमें या तो लेंस लगे होते हैं या फिर दर्पण लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश को एकत्रित करके जो है एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, और फिर जो है कोई भी दूर की जो वस्तु होती है उसको बड़ी और स्पष्ट छवि बनाती है। ये किसका काम होता है, ये काम होता है टेलीस्कोप का। ठीक है, टेलीस्कोप के प्रकार होते हैं। टेलीस्कोप के प्रकार की अगर मैं बात करूँ कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार आप देखेंगे कि कौन कौन सा इसका प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये होता है आपका अपवर्तक। अपवर्तक। दूसरा इसका कौन सा प्रकार होता है, अपवर्तक के बाद जो है दूसरा इसका प्रकार याद रखिएगा, होता है परावर्तक। परावर्तक, ठीक है। तीसरा इसका कौन सा प्रकार होता है, तीसरा होता है कैटा डायोप्ट्रिक। कैटा डायोप्ट्रिक। इसके अलावा जो है चौथा कौन सा प्रकार होता है guys? तो चौथा होता है रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं अपवर्तक, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है याद रखिएगा, इसका उपयोग जो है, इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें लेंस का उपयोग होता है। अपवर्तक जिसे हम रिफ्रैक्टिव करते हैं, रिफ्रैक्टिंग, इसमें किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा इसमें लेंस का उपयोग होता है। लेंस का उपयोग होता है, ठीक है, लेंस का उपयोग होता है, उपयोग होता है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं परावर्तक, परावर्तक में किसका उपयोग होता है, तो परावर्तक में दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, परावर्तन में दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपका कैटा डायोप्ट्रिक है, इसमें लेंस और दर्पण दोनों का संयोजन होता है। ठीक है, लेंस और दर्पण दोनों का संयोजन होता है। ठीक है, और जो आपका रेडियो टेलीस्कोप होता है, इसमें रेडियो तरंगों का अवलोकन होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगों का अवलोकन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है अगर मैं टेलीस्कोप के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पहला टेलीस्कोप बनाया था वो किसने बनाया था, पहला टेलीस्कोप, पहला टेलीस्कोप बनाया था। तो याद रखिएगा पहला टेलीस्कोप बनाया था गाइस, याद रखिएगा किसने, हांस लिपर्सी ने बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था, 1608 में, हांस लिपर्सी। लिपर्सी, ठीक है, हार्ट लिपर्सी ने बनाया था, और कब गए, तो याद रखिएगा 1608 में। ठीक है, पहला टेलीस्कोप बनाया था। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है खगोलीय टेलीस्कोप का उपयोग किसने किया था, खगोलीय टेलीस्कोप का, खगोलीय, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खगोलीय टेलीस्कोप। तो खगोलीय टेलीस्कोप के उपयोग की अगर मैं बात करूंगा, इससे याद रखिएगा इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने, गैलीलियो ने, ठीक है।
और इसका आविष्कार गैलीलियो ने कब किया था गाइस? तो याद रखिएगा 1609 में। ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तीसरा जो है, एक और याद रखिएगा, तीसरा कौन सा हो गया गाइस? तो तीसरा हो गया आपका जो परावर्तक टेलीस्कोप का निर्माण किया था, परावर्तक टेलीस्कोप। परावर्तक टेलीस्कोप का निर्माण, ठीक है। परावर्तक टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था गाइस? तो यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये न्यूटन ने किया था, ठीक है, न्यूटन ने। और कब किया था गाइस? तो न्यूटन ने इसका ये विकसित किया था इसको, ये किया था गाइस 1668 में, 1668 में। तो ये 3 पॉइंट जो लिखाई हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आप नोट करेंगे। और ये अपवर्तक में किसका उपयोग होता है, परावर्तक में किसका होता है, कैथोड डायोप्ट्रिक में किसका होता है, और रेडियो टेलीस्कोप में किसका होता है। ये सारे पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि पोलियो का टीका की खोज निम्न में से किसने की थी? तो पोलियो की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने, जोनास सोल्क ने, लुई पास्चर ने, या फिर जो है वोल्डेमार हाफकिने ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोनास सोल्क ने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन्होंने पोलियो की टीके की खोज कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1955 में, 1955 में खोज की थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने जो है कौन से ये पोलियो की खोज की थी। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने किससे कौन सी पोलियो की खोज की थी? निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज की। और याद रखिएगा ये जो पोलियो जो है ये किसके द्वारा दी जाती थी गाइस? तो याद रखिएगा ये पोलियो जो है इंजेक्शन द्वारा दी जाती थी। ठीक है ना, ये पोलियो जो है इंजेक्शन। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा इंजेक्शन द्वारा की दी जाती है। तो यहाँ पे जो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, क्योंकि पोलियो की टीके की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, तो दोनों के बारे में मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। ठीक है। और एक और ने जो है पोलियो की टीके की ही खोज की थी गाइस। तो दूसरा नाम किसका है गाइस? तो दूसरा नाम है आपका अल्बर्ट साबिन का। ठीक है ना, अल्बर्ट साबिन। तो अल्बर्ट साबिन के बारे में भी याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या की थी? तो इन्होंने भी जो है पोलियो के टीके की खोज की, पोलियो के टीके की खोज की। ठीक है, इन्होंने खोज की थी। और कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी 1961 में। ठीक है, कब की थी? 1961 में इन्होंने खोज की थी। और याद रखिएगा ये जो था ये कैसा था? मौखिक पोलियो वैक्सीन था। ठीक है, ये कैसा पोलियो था? तो याद रखिएगा ये था मौखिक, मौखिक पोलियो वैक्सीन था। मौखिक पोलियो वैक्सीन था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा ये जो थी ये मुंह से दी जाती थी। ठीक है ना, ये इंजेक्शन द्वारा दी जाती थी। और ये पोलियो जो है ये मुंह द्वारा दी जाती थी। ठीक है ना, मुंह से दी जाती थी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि मौखिक पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तब इसका आंसर अल्बर्ट साबिन हो जाएगा। और निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन तो ये जो है नहीं तो अगर सीधा मैंने ऑप्शन में जैसे जोनास साल्क दिया है, बाकी अलग अलग नेम दिए, तो उस हिसाब से भी आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा तभी जाकर आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। इसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है जगह नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब आते हैं गाइस एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस? तो याद रखिएगा
चेचक के टीके की खोज जो ये किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा, इन्होंने 1796 में की, 1796 में की, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगला है आपका कौन सा है? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने जो ये किसकी खोज की? रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज। तो रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पास्चर ने कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज जो की थी। और इसमें जो है पूछा जाता है गाइस कि इन्होंने जो है पहला सफल, ठीक है ना, पहला सफल उपयोग जो है ये कब किया था? तो ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1855 में, 1855 में पहला सफल उपयोग हुआ, पहला सफल उपयोग हुआ। पहला सफल उपयोग हुआ एक बच्चे पे इन्होंने प्रयोग किया था, जिनको कुत्ते ने काट लिया था, तो उन्हीं पे इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट आपका कौन सा बच जाता है? लास्ट है आपका वाल्डेमार हाफकिने। तो इन्होंने हैजा के टीके की खोज की थी, हैजा के टीके की खोज की, हैजा के टीके की खोज की, ठीक है। और कब की थी गाइस? 1892 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे समझा चुकी हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं? तो कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं? 10 यात्री, 2 यात्री, 12 यात्री या फिर 5 यात्री? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो अब तक जो है अंतरिक्ष पर जो है टोटल 12 यात्री जो है चंद्रमा पे गए, ठीक है। जिसमें से आपसे 12 के तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ पहला और दूसरा पूछा जाएगा, और किस मिशन के तहत गए थे ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस कि जो है टोटल कितने यात्री? 12 यात्री गए थे, जिसमें से आपको याद रखना है पहला व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति कौन गया था गाइस? याद रखिएगा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे वो गए थे तो कौन से मिशन के तहत गए थे? ठीक है, मिशन। तो याद रखिएगा मिशन था अपोलो 11, अपोलो 11। और वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था गाइस 1969 में, ठीक है। पहला व्यक्ति गया था। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है दूसरा पूछा जाता है अंतिम व्यक्ति के बारे में। तो अंतिम व्यक्ति कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा यूजीन सेनन, ठीक है ना। और इन्होंने जो है कौन से मिशन के तहत? मिशन, ठीक है। तो इन्होंने अपोलो 17 के तहत, ठीक है। कौन सा मिशन था? अपोलो, अपोलो 17, अपोलो 17। और वर्ष कौन सा था गाइस? वर्ष था 1972, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि याद रखिएगा कि टोटल व्यक्ति जो गए थे, टोटल जो है वो 24 यात्री गए थे, ठीक है ना। 24 यात्री जो है, 24 अंतरिक्ष यात्री जो है, यात्री चंद्रमा पर गए, चंद्रमा, चंद्रमा पर गए। लेकिन, लेकिन सिर्फ 12 यात्री ही चंद्रमा पे जो है, सिर्फ 12 यात्री चंद्रमा, चंद्रमा पर पैर रखे थे, ठीक है, पैर रखे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो 12 यात्री थे ये अमेरिकी ही यात्री थे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है गाइस? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, सिकंदरा में, जौनपुर में या फिर औरंगाबाद में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद के कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा औरंगाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो इस ये जो है इसको किसने बनवाया था गैस? तो याद रखिएगा बीबी का मकबरा को जो है याद रखिएगा औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, किसकी याद में गैस? तो याद रखिएगा इनकी बीवी का नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास, दिलरास बानो बेगम की याद में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इस ये जो है याद रखिएगा ये जो ताजमहल से प्रेरित था। ठीक है, इनका मकबरा जो है ये किससे प्रेरित था? ताजमहल से। ताजमहल से प्रेरित था। ठीक है, इसलिए इसे जो है दक्कन का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दक्कन का, दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना गाइस कि इसका जो है निर्माण कब हुआ था? तो 1651 से लेकर के 1661 के बीच हुआ था। ठीक है, इसके अगर मैं निर्माण की बात करूं, निर्माण, तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ था 1651 से लेकर के 1661 के बीच। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है औरंगाबाद में ही गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके महाराष्ट्र, औरंगाबाद नहीं कह सकते, महाराष्ट्र में ये जो है याद रखिएगा खुलदाबाद शहर जो है, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में जो है याद रखिएगा ये औरंगजेब का भी मकबरा है। ठीक है, तो औरंगाबाद के कहाँ गए? तो याद रखिएगा खुलदाबाद शहर में। खुलदाबाद, खुलदाबाद शहर में किसका मकबरा है गैस? औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, और याद रखिएगा औरंगजेब का जो मकबरा था गैस, तो याद रखिएगा इस इन्होंने जो है अपना मकबरा जो बनाया था, तो इन्होंने जो है जो टोपी सिलकर जो मकबरे के लिए जो है खर्च जुटाए थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा औरंगजेब जो है टोपिया, टोपिया सिलकर मकबरे का जो है खर्च उठाया था। ठीक है, और इन्होंने वसीयत की थी कि इनका बहुत साधारण कब्र होना चाहिए, इनका कब्र जो है ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो खुद से जो टोपिया सिलकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उन्हीं से ही अपना मकबरा बनाया था। और इन्होंने जो है टोटल पैसे जुटाए थे 14 रुपए जुटाए थे, 14 रुपए और 12 आना जुटाए थे। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो पूछा जाता है कि औरंगजेब को जो है मृत्यु के बाद जो है उपाधि कौन सी दी गई थी? मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद उपाधि, तो मृत्यु के बाद जो है इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी गाइस? तो याद रखिएगा खुल्द मकानी की। खुल्द मकानी, खुल्द मकानी की उपाधि दी गई थी। खुल्द मकानी मतलब क्या होता है? जन्नत का निवासी, जन्नत का निवासी। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर नई दिल्ली में बात करें तो नई दिल्ली में किसका मकबरा है? नई दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। सिकंदरा में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो है अकबर का मकबरा है। ठीक है, और जौनपुर में जो है ये शेर खां का मकबरा है, जो कि जौनपुर का ही जो है ये शासक था, लेकिन इसके बारे में उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है यक्षगान है, करगाम है, कुडियाट्टम है या फिर कथकली है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, करगाम जो है ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और ये जो लोक नृत्य है करगाम गाइस, ये कौन से अवसर पर किया जाता है। तो करगाम नृत्य की अगर मैं बात करूँ, ये कौन से अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अवसर पर। तो याद रखिएगा इसमें जो है, याद रखिएगा मरियम्मन देवी की पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, मरियम्मन, मरियम्मन देवी के पूजा के अवसर पर, पूजा के अवसर पर। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे, इसमें ये लोग क्या करते हैं, इस नृत्य में जो है सर पर जो है करगम रखकर जो है ये नृत्य करते हैं। ठीक है ना, सर पर जो है ये क्या रखते हैं, सर पर करगम। करगम क्या होता है गाइस, मिट्टी का घड़ा होता है। ठीक है ना, करगम क्या होता है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। सर पर करगम रखकर, रखकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये तो तमिलनाडु में है, लेकिन कुछ जगह मतलब तमिलनाडु में भी होता है। और जो है ये कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इसे इसे करगट्टम भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, इसे करगट्टम, करगट्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के हम और लोक नृत्य के बारे में बात करें। तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य, लोक नृत्य। तो कौन कौन से तमिलनाडु के और जो है लोक नृत्य की अगर मैं बात करें तो और कौन कौन सा हो गया गाइस। तो याद रखिएगा, और हो गया आपका जो है कुम्मी। ये कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, तो कुम्मी हो गया, ये आपके जो है तमिलनाडु का हो गया। इसमें क्या करती है महिलाएं, जो है ताली बजाकर जो है एक साथ में, यानी कि बहुत जो है समूह बनाकर नृत्य करती है। ठीक है ना, बिना किसी भी वाद्य यंत्र के। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया कोलाटम, कोलाटम। और कोलाटम जो है गाइस, याद रखिएगा ये अमावस्या से ये नृत्य शुरू होता है लोक नृत्य। ठीक है, कोलाटम हो गया। इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और कौन सा हो गया, कावरी अट्टम। कावरी अट्टम भी जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो याद रखिएगा कावरी अट्टम भी जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य हो गया। कावरी अट्टम में क्या होता है, इसमें जो है किसकी पूजा की जाती है गाइस, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। तो ये जो है पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इसमें किसकी पूजा की जाती है, भगवान, भगवान कार्तिकेय, कार्तिकेय की पूजा की जाती है। किसमें गए, याद रखिएगा पूजा की जाती है कावरी अट्टम में। ठीक है, तो कावरी अट्टम हो गया। इसके अलावा एक और याद रखिएगा मईल अट्टम हो गया। ठीक है ना, मईल अट्टम, मईल, मईल अट्टम। ठीक है, तो मईल अट्टम जो है कैसे दिखेगा, इसमें क्या होता है मोर की जो पोशाक होते हैं ये महिलाएं जो है पहनती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस तो, और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है यक्षगान। ऑप्शन ए में जो है आपका कौन सा है, यक्षगान। यक्षगान आपका कहाँ का है इससे याद रखिएगा, यक्षगान जो है ये आपके कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यक्षगान की गई तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, कुडियाट्टम। तो कुडियाट्टम जो है ये कहाँ का है guys? तो यह देखिएगा कुडियाट्टम जो है केरल का है। ठीक है, कुडियाट्टम कहाँ का है गाइस, केरल का। और कुडियाट्टम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कुडियाट्टम जो है याद रखिएगा इसे जो है 2008 में, ठीक है ना, 2008 में मानवता की, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक, अमूर्त सांस्कृतिक
धरोहर में इसे शामिल किया गया है। धरोहर में शामिल किया गया। और कब किया गया? 2008 में, ठीक है। और कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा एक और आ गया आपका कथकली। कथकली की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है कथकली जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये जो है आपका शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है। और कहाँ का है गाइस? तो ये कथकली भी जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, केरल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कॉपर डाइऑक्साइड है, या फिर आर्गन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें गाइस तो सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, ठीक है ना। लेकिन जो है ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। अगर मैं आर्गन की बात करूँ तो आर्गन आपका एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन आपकी कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है, ठीक है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है। इसमें ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कहते किसे, सबसे पहले आप वो समझिए। तो ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं जो पृथ्वी के जो है वायुमंडल में जो क्या करता है, उष्मा को रोक कर जो है, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो आपका जो जो गैस जो है सूर्य की किरणों को क्या करती है, अंदर आने देती है, ठीक है ना। लेकिन जो है पृथ्वी से निकलने वाली जो उष्मा जो है वो बाहर जाने से रोकती है। यानी कि जो है ये सूर्य की किरण तो अंदर आएगी, लेकिन इस ये जो है गर्मी जो बाहर जाएगी ना, तो ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर जो है ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है, इसको रोकेगा, ठीक है ना। और रोकने की वजह से जो है ये उष्मा जो है ये पृथ्वी के अंदर ही रहती है। और अंदर जब रहेगी तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है। यही रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा गैस है जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला तो मैंने नाइट्रस ऑक्साइड बताया ही है। लेकिन अभी यहाँ पे हम एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करूँ तो पहले में आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर मैं बात करूं कि इसका जो है उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि ये जो है उत्सर्जन, ठीक है। तो इसका उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन के जलने से, पहला पॉइंट होगा। जीवाश्म जीवाश्म ईंधन के जलने से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? वनों की कटाई से। वनों की कटाई से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस? दूसरा हो गया, पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो दूसरा याद रखिएगा आपका कौन सा हो गया, जो कि ऑप्शन में ही दिया हुआ है, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका उत्सर्जन कैसे होता है? तो जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो उर्वरक होते हैं, उर्वरकों से इसका उत्सर्जन होता है। अब मैं पूरा क्लियरली नहीं लिखा रही हूँ, सीधा उर्वरकों लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कि ये जो है औद्योगिक प्रक्रियाएं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, जैसे कि रसायन वगैरह का निर्माण जो होता है, या फिर जो है कोई ईंधन दहन होता है, ईंधन दहन। तो इससे जो है ये कौन सा ईंधन दहन, इससे कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि जो है पृथ्वी पे आने वाली उष्मा को ये रोक कर रखेगी, ये गैस, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ और कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के बाद जो है आपको याद रखना है, एक होता है आपका कौन सा, फ्लोरिनेटेड गैस, ठीक है ना। फ्लोरिनेटेड फ्लोरिनेटेड गैस, ठीक है। तो फ्लोरिनेटेड गैस जो है याद रखिएगा, ये जो है उत्पन्न कैसे करता है, तो जो आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो उपकरण होती है उससे निकलने वाला जो ये होता है,
ये होता है, ये मानव निर्मित होती है, ठीक है ना, और ये बहुत समय तक वातावरण में रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है ये इससे जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। और कहाँ से गए? तो याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर हो गया, और एयर कंडीशनर से, कंडीशनर से, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये गैस उत्पन्न होती है, जो कि ये आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा और कौन सी गैस हो गई guys? तो एक और याद रखिएगा, जैसे कि जलवाष्प हो गया, जलवाष्प। अब जलवाष्प कैसे हुआ हानिकारक हुआ? तो जलवाष्प हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो ये अब जो नदियां और झील जो होती है, जब समुद्र की सतह जो है गर्म होती है, तो ये पानी जो है भाप बनकर जो है उठता है, ठीक है ना। और ये जो है, ये भी जो है क्या करते हैं कि ये भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और आपको कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो एक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है याद रखिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो है सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है? सबसे ज्यादा हानिकारक, सबसे ज्यादा जो है ये मीथेन ही होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम समय तक वातावरण में रहता है, और इसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा समय तक रहता है। तो मीथेन की अगर मैं बात करूं, तो याद रखिएगा, ये जो है तीन इस स्रोतों से उत्सर्जित होता है, ठीक है। मीथेन जो है याद रखिएगा, तीन स्रोतों से इसका उत्सर्जन होता है। कृषि से, कृषि में भी जो है ये किससे? धान की खेती से, धान की खेती से जो है याद रखिएगा मीथेन गैस होता है, ठीक है। कृषि हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है लैंडफिल, यानी कि जो है कचरे के ढेर सड़ने पर जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कचरे की ढेर सड़ने पर, ढेर सड़ने पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। मीथेन गैस उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। तो ये जो है आपको पता है, तो यहाँ पे जो है आपको ग्रीन हाउस आपको होपफुली समझ आया होगा कौन कौन सा आपका ग्रीन हाउस है, ये मैंने लिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है। तो धौलाधर पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग है, महान हिमालय का, शिवालिक का, या फिर ट्रांस हिमालय का। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय का। निम्न हिमालय की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो याद रखिएगा इसे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? निम्न हिमालय की ऊंचाई, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 3,700 से लेकर 4,500 मीटर तक, 3,700 से लेकर 4,500 मीटर तक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी जो है यहाँ पे जो है कौन कौन सी प्रसिद्ध घाटियां है, अगर मैं निम्न हिमालय की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रसिद्ध घाटियां, तो यहाँ की प्रसिद्ध घाटियां कौन कौन सी है? तो यहाँ की प्रसिद्ध घाटियां हो गई आपकी जो है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है। इसके अलावा जो हो गया कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, ठीक है। और इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? ये आपका दून घाटी, जैसे देहरादून वगैरह हो गया, दून घाटी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ की जो है श्रेणियां, प्रसिद्ध श्रेणियां की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ की प्रसिद्ध श्रेणियां कौन कौन सी हो गई? तो यहाँ की प्रसिद्ध श्रेणियां हो गई, जैसे कि आपका जो हो गया पीर पंजाल, पीर पंजाल, जैसे पर्वतमाला, श्रेणियां मतलब पर्वतमाला, पीर पंजाल हो गया। इसके अलावा धौलाधर हो गया, जो कि आपसे प्रश्न में ही पूछा गया है, धौलाधर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा इसके बाद है जो है आपका मसूरी रेंज हो गया,
ठीक है। तो ये हो गया आपके निम्न हिमालय के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे गाइस धौलाधर पर्वतमाला के बारे में। तो धौलाधर पर्वतमाला जो है ये आपका यहाँ से जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धौलाधर पर्वतमाला। उसके बाद जो है इस धौलाधर पर्वतमाला का अर्थ क्या होता है गाइस, अर्थ। तो याद रखिएगा धौलाधर पर्वतमाला का अर्थ होता है सफेद पर्वत, इसे कहा जाता है सफेद पर्वत। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो पर्वतमाला है जो है ये किस चीज से बना हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा ये पर्वतमाला जो है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट हो गया, स्लेट हो गया, स्लेट हो गया, इसके बाद जो है चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, वीटी सावरकर ने, या फिर जो है बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये कौन सी समाचार पत्र स्टार्ट की थी, केसरी। ठीक है, तो केसरी के बारे में हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो केसरी के बारे में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना याद रखिएगा, इस समाचार पत्र की स्थापना कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा इस समाचार पत्र की स्थापना की थी 1881 में, 1881 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये जो समाचार पत्र थी केसरी कौन से भाषा में थी गाइस, तो याद रखिएगा ये थी मराठा भाषा में, मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये समाचार पत्र का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य। ठीक है, याद रखिएगा उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है ना कि ये स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना। ठीक है, ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना करना, नीतियों का आलोचना करना। ठीक है, और इनके एक और समाचार पत्र थे गाइस, एक तो केसरी था और दूसरा कौन था दूसरा था मराठा, मराठा समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो मराठा समाचार पत्र की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये कौन सी भाषा में थी, तो मराठा समाचार पत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में। और याद रखिएगा गाइस ये जो है आपका जो है याद रखिएगा ये जो है मराठा जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। और इसे शुरू कब किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा 2 जनवरी, 2 जनवरी 1881 को शुरू किया गया। ठीक है, तो ये इनके दो समाचार पत्र याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे गाइस बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखना है कि याद रखिएगा इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है याद रखिएगा इनको जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है ना, तो पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था, भारतीय अशांति का, अशांति का जनक किसने कहा था गाइस, तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार ने कहा था, ब्रिटिश सरकार ने कहा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात कर रही हूँ कि गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था, तो इन्हें गांधी जी ने गाइस याद रखिएगा इन्हें कहा था आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ठीक है ना, आधुनिक
भारत का निर्माता। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जो है इनकी जो है एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी है? गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि उष्मा का स्थानांतरण बिना माध्यम के होता है। तो उष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम के बिना होता है? विकिरण के माध्यम के बिना, चालन के माध्यम के बिना, संवहन के माध्यम के बिना, या फिर वाष्पन के माध्यम के बिना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण के माध्यम के बिना। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ विकिरण का माध्यम के बिना कैसे होता है। यानी कि जब ऊष्मा एक वस्तु के जो है, याद रखिएगा, यानी कि जो है जब ऊष्मा का स्थानांतरण जो है बिना किसी माध्यम के होता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? विकिरण, यानी रेडिएशन कहता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण नांतरण बिना किसी माध्यम के, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल, विकिरण का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा गाइस? तो यह देखिएगा, इस ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं सूर्य से पृथ्वी तक जो है उष्मा का आना। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का आना, पृथ्वी तक, ये बिना किसी माध्यम के आता है, ठीक है ना, उष्मा का आना। ठीक है, ये कौन सा हो गया? विकिरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मैं चालन की बात करूँ गाइस, तो चालन के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा, तो चालन में आपको याद रखना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है, याद रखिएगा, सीधे संपर्क द्वारा की जाती है। यानी कि जो है जब ऊष्मा जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संपर्क की जाती है, तो यानी कि ये जो है कण जो है अपने स्थान नहीं बदलते, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस चालन क्या होता है? जब ऊष्मा एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के संपर्क में आता है, ठीक है ना, संपर्क में आता है तो ये क्या करता है? संपर्क में आता है तो ये कण जो है अपने स्थान नहीं बदलते, ठीक है ना, कण अपने स्थान नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कण अपने स्थान नहीं बदलते हैं, तो उसे हम चालन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है संवहन की अगर बात करें, तो जब ऊष्मा का स्थानांतरण जो है ये द्रव या फिर गैस से होता है, ठीक है ना, और जो है कण अपना स्थान बदलते हैं, उसे हम संवहन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब ऊष्मा का स्थानांतरण नांतरण गैस या जो है या फिर द्रव में होता है, द्रव में होता है, और जो है कण स्वयं स्थान बदलते हैं, ठीक है ना, कण स्वयं स्थान बदलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संवहन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो कौन सी किरण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, एक्सरे, या फिर रेडियो तरंग। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पराबैंगनी किरण की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है ये पराबैंगनी किरण को जो है ये क्या करती है? ओजोन परत जो है रोकती है, लेकिन ज्यादा नहीं रोकती है। पराबैंगनी किरण आती ही आती है, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादा नहीं आती है, लेकिन ये तो पृथ्वी पे जो है पृथ्वी के वायुमंडल में तो प्रवेश करती ही है। दृश्य किरण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, पराबैंगनी किरण जो है, याद रखिएगा, इसको क्या करती है? ओजोन परत रोकती है, रोकती है, लेकिन
लेकिन कुछ जो है कुछ मात्रा में ये आती है, ठीक है ना, कुछ मात्रा में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दृश्य प्रकाश की बात करूं तो दृश्य प्रकाश आपका कौन सा हो गया, ये जो है हमारी आंखें जिस प्रकाश को देख सकती है, ठीक है ना, और वो जो है वायुमंडल से होकर आता है। तो ये जो है हमारी आंखें जिस प्रकाश को देखती है, जिस प्रकाश को देखती है, वो कहाँ से आता है, वायुमंडल से ही आता है, वायुमंडल, वायुमंडल से आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि कौन प्रवेश नहीं करती है। इसके अलावा आपका जो है अगर मैं एक्सरे की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा जो वायुमंडल की जो परतें होती है, कौन सी परत है गाइस, क्षोभ मंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल और समताप, क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है गाइस देखिएगा, ये क्या करती है, एक्सरे, एक्सरे को, एक्सरे और गामा किरणों को, ठीक है ना, एक्सरे और गामा किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, अवशोषित, अवशोषित कर लेती है। तो ये अवशोषित कर लेती है, तो ये क्या करता है कि यही कारण जो होता है, ये पृथ्वी पर जो है याद रखिएगा जीवन जो है सुरक्षित है, ठीक है ना। तो ये जो अवशोषित कर लेती है, तो इस वजह से ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रेडियो तरंगों की बात करूँ तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग होता है जो है, अब इसका उपयोग होता है संचार में होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो है वायुमंडल से बहुत आसानी से होकर गुजरती थी। इनका उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग संचार में होता है, संचार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एक्सरे और गामा किरणें जो है वो वायुमंडल में जो है नहीं करती, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती है, क्योंकि क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल जो है इन दोनों किरणों को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे सिर्फ मेरे में तो एक्सरे ऑप्शन में दिया हुआ है, कहीं आपको गामा किरणें ऑप्शन में देता तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे। तो कुषाण शासक कनिष्क जो थे ये कौन से धर्म के थे, तो ये थे ईसाई धर्म के संरक्षक थे, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, या फिर जो है जरदुश्त धर्म के। तो गाइस याद रखिएगा ये थे बौद्ध धर्म के, और बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में भी जो महायान थे ना उनके संरक्षण थे, महायान के, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो याद रखिएगा इन्हीं के समय जो है कनिष्क के शासन काल में जो है क्या हुआ था, चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति इन्हीं के शासन काल में हुआ, ठीक है, शासन काल में हुआ था। तो यहाँ पे हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो गाइस याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह जो है कहाँ हुआ था गाइस, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवलम में, कुंडल वन में, ठीक है। उसके बाद जो याद रखिएगा ये कब हुआ था गैस, तो याद रखिएगा 72 ईस्वी में, ठीक है, 72 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो है अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, वसुमित्र, ठीक है। और जो है अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो याद रखिएगा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष। और अश्वघोष जो थे कैसे याद रखिएगा, अश्वघोष, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये कनिष्क के जो है राजकवि थे, कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। तो ये हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। अब थोड़ा सा हम कनिष्क के शासनकाल के बारे में बात करेंगे, कनिष्क का शासनकाल, ठीक है।
तो कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक था गाइस? तो याद रखिएगा 127 से 150 ईस्वी तक। 127 से 150 ईस्वी तक। और याद रखिएगा इन्हीं के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा, जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटा था, दो भागों में बट गया था। दो भागों में बट गया था। एक बटा था हीनयान में, ठीक है, और दूसरा किस में बटा था? महायान में। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज सुन लीजिएगा, हीनयान और महायान, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, और जो जो बौद्ध धर्म के जो महायान धर्म के थे, कनिष्क का संरक्षण ज्यादा इनकी तरफ था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कनिष्क का शासनकाल 127 से 150 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है इनके समय में गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था, ठीक है ना। गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। मथुरा कला का विकास हुआ, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो क्या पुनः विचार हेतु संसद में वापस भेज दिया जाएगा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा, या इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, या फिर यह वैध तो होगा लेकिन अपरिवर्तनीय होगा, ठीक है ना। तो या गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो है, अगर जो है जब कोई भी जो है कानून को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो याद रखिएगा उसे जो है अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद अनुच्छेद 13 के तहत, 13 के तहत जो है याद रखिएगा ये जो है संविधान के विरुद्ध, ठीक है ना, संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून, ठीक है ना, संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून क्या होता है गाइस? शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। यानी कि उस कानून का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यानी कि कानून जो है ये क्या होगा? लागू नहीं होगा, यानी कि कानून जो है ये रद्द हो जाएगा, ठीक है, रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 13 के तहत, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये कौन सी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या फिर जो है बंगाल फ्लोरिकन, या फिर पीकॉक के लिए। तो जो आपका जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जो गाइस याद रखिएगा ये है आपका जो है ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है भारत की सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है। इसे जो है याद रखिएगा ये जो है IUCN के रेड लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया, ठीक है ना। IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया, शामिल किया गया, ठीक है, किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे अगर मैं डेजर्ट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है डेजर्ट नेशनल पार्क जो है या इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? डेजर्ट नेशनल पार्क की स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1980 में, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में आपके, ये नेशनल पार्क आपका कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ गए? तो याद रखिएगा राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल किस स्थान पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर हरिके झील पर है,
स्वर्ण झील पर है, अमृत सरोवर झील पर है, या फिर सुखना झील पर है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर जो है ये आपके जो है अमृत सरोवर झील पर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्वर्ण मंदिर से हम सारे पॉइंट को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज तो स्वर्ण मंदिर यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है गाइज याद रखिएगा, इसको जो है हर मंदिर साहब भी कहते हैं, ठीक है। ये हर मंदिर, हर मंदिर साहिब भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके ये मंदिर आपके अमृतसर में है। अमृतसर, और अमृतसर कहाँ है गाइस, अमृतसर पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसका इस मंदिर का जो है निर्माण काल, ठीक है, निर्माण काल याद रखिएगा। तो इस मंदिर का निर्माण काल कब से कब तक है, 1581 से लेकर 1581 से लेकर 1604 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके जो है निर्माता कौन है गाइस, निर्माता, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके निर्माता है गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव जो है याद रखिएगा पांचवें सिख गुरु थे, सिखों के पांचवें सिख गुरु थे, ठीक है। इन्होंने ही निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर में जो है टोटल कितने द्वार है, स्वर्ण मंदिर में टोटल 4 द्वार है, ठीक है, 4 द्वार है। 4 द्वार कौन कौन से है गाइस, तो याद रखिएगा एक है आपका पूर्व द्वार, पूर्व द्वार, ठीक है। दूसरा जो है ये कौन सा है, पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार। तीसरा जो है ये कौन सा है, उत्तर द्वार, उत्तर द्वार। और चौथा जो है ये कौन सा है, दक्षिण द्वार। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पूर्व द्वार की गाइस तो याद रखिएगा पूर्व द्वार जो है इसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना, ज्ञान का प्रतीक। इसके अलावा जो है पश्चिम द्वार को जो है याद रखिएगा सेवा और समर्पण का प्रतीक है, सेवा, सेवा और समर्पण, सेवा और समर्पण का प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और याद रखिएगा आपका जो है कौन सा है, उत्तर द्वार। उत्तर द्वार जो है ये शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक। इसके अलावा जो है आपका दक्षिण द्वार जो है याद रखिएगा ये है आपके करुणा का प्रतीक, करुणा का प्रतीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि वेब ब्राउजर में बार बार देखी जाने वाली वेबसाइटों को सहेजने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी वेब ब्राउजर में बार बार जो देखा जाता है उसको जो है सहेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हिस्ट्री का, बुकमार्क्स का, कैसे का, या फिर कुकीज का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकमार्क्स का। बुकमार्क्स के बारे में जो है याद रखिएगा, यानी कि जो है आप इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को अगर आप बार बार खोलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसे अगर आप बुक मार्क्स में सेव कर लीजिएगा तो आपके लिए जो है वो शॉर्टकट का काम करेगा। आप बुक्स मार्क्स में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, वो आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप उसे बुक मार्क्स में सेव नहीं करते तो आपको बार बार जो है उसका यूआरएल याद रखना पड़ेगा, और या तो फिर उसको आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको कोई भी जो है वेब ब्राउजर में कोई साइट को आपको जो है बार बार उसकी जरूरत पड़ती है तो उसे बुकमार्क्स में सेव करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ यानी पहले विजिट की गई साइटों को, इस साइटों की लिस्ट देखना हो तो वो क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर मैं लिख देती हूँ, पहले विजिट, पहले विजिट की गई साइटों की लिस्ट देखना, ठीक है। इसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा और कौन सा हो गया, जैसे कि अगर मैं कैसे की बात करूं, कैसे जो है ये आपका कौन सा होगा, साइट के डेटा को अस्थायी रूप से सेव करना, ठीक है ना, साइट के डेटा को अस्थायी रूप से
सेव करना, ठीक है, सेव करना। इसके अलावा अगर मैं कुकीज की बात करूं, कुकीज क्या होता है? कुकीज होता है यानी कि साइट की जो है आपकी जो है प्राथमिकताओं को याद रखने के लिए, यानी कि ये जो है छोटे डेटा फाइल्स को स्टोर करती है, ठीक है। कुकीज क्या करती है? छोटे डेटा फाइल्स को स्टोर करती है, छोटे डेटा फाइल्स को स्टोर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है गंगा नदी तो उसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं, जमुना नदी के, हुगली नदी के, या फिर पद्मा नदी के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा, ये जो है बांग्लादेश में जो है इस नदी की जो है लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में इस नदी की लंबाई है 356 किलोमीटर, 356 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्या करती है, गंगा की ये मुख्य शाखा यानी कि गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे, गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उद्गम के बारे में। तो गंगा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है guys? तो याद रखिएगा गंगोत्री हिमनद से होता है, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद आपका कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये आपका है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूं कि गंगा नदी की जो है ये कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कुल लंबाई के बारे में तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि ये भारत और बांग्लादेश में बहती है, जिसमें ये पूरा भारत में बहती है, और 356 किलोमीटर इसमें से ये बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन से देश में बहती है? तो याद रखिएगा ये दो देशों में बहती है। पहला आपको याद रखना है ये भारत और भारत में इसे गंगा नदी के नाम से और बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा ये जो है आपके भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? भारत के राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तराखंड से ये स्टार्ट होती है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से बहते हुए ये जाती है गाइस, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बहती हुई जाती है बिहार में, बिहार से बहती हुई जाती है झारखंड, झारखंड, झारखंड से बहती हुई जाती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद जो है याद रखिएगा उसके बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा के ऊपरी भाग पर लिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ये जो आप यहाँ पे नोट देख रहे हैं इस पे जो है भारतीय मुद्रा पे यहाँ पे लिखा होगा ना भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है यहाँ पे हिंदी में भी और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसको प्रिंट करने के लिए जो है एक सिर्फ इतना ही को प्रिंट करने के लिए एक अलग तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको कौन सी उपयोग किया जाता है, कौन से तकनीक का? इटालियो प्रिंटिंग का, माइक्रो लेटरिंग का, या फिर जो है लेटेंट प्रिंटिंग का, या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग का। तो गाइज याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलियो प्रिंटिंग का, ठीक है ना। इंटेलियो प्रिंटिंग की खासियत क्या होती है? तो ये जो है गहरी छपाई होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? गहरी, गहरी छपाई होती है, ठीक है। गहरी छपाई होती है यानी कि जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है इसका इससे प्रिंट करने पे जो प्रिंट किया जाता है वहां पे जो है डिजाइन कैसी होती है? डिजाइन जो है ये उभरा हुआ होता है। जब आप इसे महसूस करेंगे तो थोड़ा सा आपको उठा उठा महसूस होगा, ठीक है ना। डिजाइन जो है उभरा हुआ होता है, ठीक है, उभरा हुआ होता है। और ये तकनीक का प्रयोग इसलिए करती है ताकि जो है ओ शिट,
इस तकनीक का प्रयोग इसलिए करती है ताकि जो है ना ये जो नेत्रहीन होते हैं, जो थोड़े अंधे होते हैं, वो क्या करें, इनको पहचान पाए इस नोट को। ठीक है, इसीलिए जो है भारतीय मुद्रा के नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया लिखा होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, इसी तकनीक का, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया जो शब्द गढ़ा होता है, इसमें इटैलियो प्रिंटिंग का उपयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, माइक्रो लेटरिंग की अगर मैं बात करूं, इसका उपयोग होता है कैसे, देखिएगा, नोटों पर जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में जो जानकारी छापना होता है ना, ये इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो नोटों पर आप देखते होंगे, नोटों पर क्या होते हैं, बहुत छोटे अक्षर होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे अक्षरों की अक्षरों में जानकारी छापना, जानकारी छापना, छापना में किसका प्रयोग होता है, माइक्रो लेटरिंग का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका लेंटेनेंट प्रिंटिंग। इसमें जो है याद रखिएगा, ये क्या होता है, इसमें जो है विशेष कोण से देखने पर जो है दिखाई देने वाली छपाई। जब आप नोट को ऐसे उठा कर देखते हैं, और इसमें आपको जो है, जब आप धूप वूप वगैरह में या फिर थोड़ा रोशनी में देखेंगे, तो उसमें आपको कुछ दिखाई देता है, जैसे 500 लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। तो वो जो है इस उससे जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो विशेष कोण से देखने पर दिखाई देने वाली छपाई, छपाई में किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और एक होता है आपका स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग जो है, ये जो है याद रखिएगा, ये कपड़ों पे होता है, कपड़ों और पोस्टरों पर इसका होता है। ठीक है, कपड़ों और पोस्टरों पर जो है इस प्रिंटिंग का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने के लिए कब सहमत हुई थी, 1947 में, 1944 में, 1945 में, या फिर 1946 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1947 में। आपको मैं बता दूं गाइस, तो याद रखिएगा, सबसे पहले 3 जून, ठीक है ना, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंट माउंट बेटन माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, और इसमें जो है ये क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के जो है विभाजन की रूपरेखा इसी में तैयार की गई थी। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, रूपरेखा तैयार इसी में किया गया। ठीक है, तैयार की गई। इसके बाद जो है याद रखिएगा, इसके बाद जो आपको याद रखना है 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद ने जो है क्या किया था, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। ठीक है, पारित किया। और जो है फाइनली जब ये पारित हो गया, तब आपका जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है। तो ठोस आयोडीन का रंग बैगनी से काला, रंगहीन होता है, सफेद होता है, या फिर लाल से भूरा होता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो है आपका बैगनी से काला होता है। ठीक है ना, ठोस आयोडीन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइज, तो याद रखिएगा, ठोस आयोडीन जो होता है, याद रखिएगा, ये जो है आपका जो है ये एक हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व है। और हैलोजन तत्व जो है ये कौन से समूह में आता है, तो हैलोजन तत्व जो है समूह समूह 17 में आता है, समूह 17 में आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा, तो याद रखिएगा, ये जो आयोडीन आपका है, याद रखिएगा, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, कि इसको गर्म करने पर जो है याद रखिएगा,
गर्म करने पर बिना पिघले, ठीक है ना, गर्म करने पर बिना पिघले, बिना पिघले जो है ये क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। जिससे ये क्या करता है, जिससे जो है याद रखिएगा बैंगनी रंग का भाप निकलता है, जिससे बैंगनी रंग का भाप निकलता है, ठीक है, बैंगनी या फिर काला भी पड़ जाता है, ठीक है, निकलता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है गाइस। तो आज का सेशन आपका यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज गाइस, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।